प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप इस कठिन दौर में, जो कि लॉकडाउन की वजह से आपके सामने है, आप अच्छे होंगे। और आपको जैसा कि ज्ञात भी है कि आपकी स्कूल की क्लासेस स्थगित है, तो आपका नुकसान ना हो, समय का ध्यान रखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो आप YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि विद्यालय का YouTube चैनल आपको नोटिस में है, उस YouTube चैनल के माध्यम से आप क्लास की हर वीडियो लेक्चर को आप अपने पास पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से पढ़ते हुए आप स्वतः अपने आप नोट्स तैयार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट टीचर, चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज, खुटहन, जौनपुर, मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। रेगुलर क्लासेस में पर डे वीडियो में आपको भेजता रहूँगा चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज चैनल के माध्यम से। तो समय बहुत ज़्यादा ना लेते हुए मैं सीधे सीधे आपको चैप्टर पर लिए चलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमारा आपका नुकसान हो चुका है, तो हम और समय नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज जो चैप्टर इंटरमीडिएट 11 12 दोनों, लेकिन 12th की बात मैं कर रहा हूँ कि क्लास 12th की बायोलॉजी का जो यहाँ पर बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम बोल सकते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको ज्ञात भी है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कम समय में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम, कि जिससे कि आपको लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए और आपका नुकसान भी ना हो, समय को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए। कंसंट्रेट माइंड से आप वीडियो को ऑब्जर्व करोगे तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है? क्लास 11th में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत, जिसका नाम था एंजियोस्पर्म। क्या नाम था? एंजियोस्पर्म। और वहां पर एंजियोस्पर्म की मीनिंग में आपको बताया था कि जहां पर सीड के चारों तरफ कवर होता है, और वही सीड के चारों तरफ कवर होता है जहां पर फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर होना यह केवल एंजियोस्पर्म का ही डायग्नोस्टिक फीचर है। किसका है? एंजियोस्पर्म का, अर्थात बोल सकते हैं आवृत बीजी के अंतर्गत जो प्लांट आते हैं, ये उन्हीं की क्वालिटी है। क्या? फ्लावर। तो अगर उनकी क्वालिटी है तो हम यहां पर दोनों शब्द लगा सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो भी आपका सही है, और मैं ये कहूं कि एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन, तो भी आपका सही है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स बराबर एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बराबर फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो एक तो कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। अब हम चलते हैं फ्लावरिंग प्लांट में लैंगिक जनन। तो हम लैंगिक जनन को आगे एक्सप्लेन करें, पुष्प की संरचना आपको समझाएं। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन जो होना है वो फ्लावर में ही होना है, तो पुष्प की संरचना सबसे पहले हमको बतानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जिसका नाम है पीढ़ी एकांतरण। क्या नाम है? पीढ़ी, जिसका नाम है पीढ़ी एकांतरण, जिसका नाम है पीढ़ी एकांतरण। हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हम बोले पीढ़ी एकांतरण। क्या होता है पीढ़ी एकांतरण? सबसे पहले तो एकांतरण का मतलब आप समझ जाइए कि एकांतरण होता क्या है। एक के बाद एक जो रिपीट होता हो, जैसे 1 2 1 2 हमने लिखा यहां पर 1 2 1 2 1 2, तो आप देख सकते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1, फिर 2 आता है, और फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा।
तो कहते हैं एक के बाद एक, तो एक बार आया है, लेकिन एक बराबर नहीं आएगा तुरंत, इसके बाद दो आएगा, फिर दो के बाद एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर एक आएगा। इसी टर्म को हम बोलते हैं क्या? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अब जरा सा मैं इसको आपको फ्लावरिंग प्लांट के केस में आपको बता दूं कि पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। जैसे पीढ़ी एकांतरण में आपको प्लांट्स में दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी, एक आपको डिप्लॉइड सेल मिलेंगी और एक हैप्लॉइड सेल मिलेंगी। अब प्रश्न उठता है कि डिप्लॉइड सेल क्या है और हैप्लॉइड सेल क्या है। हैप्लॉइड सेल हम उस स्टेज को बोलते हैं जहां पर किसी सेल में गुणसूत्र की संख्या n होती है, और डिप्लॉइड सेल हम उस सेल को मानते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। तो n कंडीशन है तो हैप्लॉइड है, n कंडीशन है तो क्या है? हैप्लॉइड है, और 2n है तो डिप्लॉइड है। अब प्रश्न उठता है कि हैप्लॉइड कब आता है और डिप्लॉइड कब आता है, क्योंकि आपके प्रश्न उत्तर इसी हैप्लॉइड डिप्लॉइड में छिपा है। चलिए विचार करिए, ये आपके सामने एक प्लांट है, मैं एक छोटा सा प्लांट आपको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं, और यहाँ पर सपोज दैट एक फ्लावर है। अब आपको पता है कि इस फ्लावर में ही नर और मादा युग्मक बनेंगे, चाहे वो फ्लावर एक लिंगी है, सपोज दैट एक लिंगी है तो नर युग्मक बनेंगे, एक लिंगी में नर युग्मक बनेंगे और मादा भी बनेंगे, बशर्ते वो कौन किस टाइप का फ्लावर है इस पर डिपेंड करता है। द्विलिंगी है तब भी यहाँ पर युग्मक बनेंगे। तो जो इसमें युग्मक बन रहे हैं, विचार करिए, इसमें बन रहा है एक परागकण। क्या बन रहा है? परागकण। और परागकण जो होता है ये एक हैप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है? हैप्लॉइड सेल है। और हैप्लॉइड सेल के साथ साथ ये आपका बोल सकते हैं मेल गैमेट है, अर्थात ये नर युग्मक है या माइक्रोस्पोर है, इसको आप माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब विचार करिए कि यह पुष्प द्विलिंगी है, तो इसी पुष्प में आपको एक चीज और मिलेगा। क्या मिलेगा? मेगास्पोर। क्या मिलेगा? मेगास्पोर। और मेगास्पोर जो है ये भी हैप्लॉइड है, बशर्ते ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर ये मेल है तो ये क्या है? फीमेल है। अब ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों ही कोशिकाएं क्या है आपकी? दोनों ही कोशिकाएं हैप्लॉइड है, अर्थात अगुणित है। और जब इनका फ्यूजन हुआ, दोनों एक दूसरे से फ्यूज किए, निषेचन किए, तो निषेचन करने के बाद यहां से दोनों से बनने वाली एक द्विगुणित कोशिका है जिसको हम 2n बोल दिए। ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, और दोनों n मिलकर क्या बना दिए? 2n। दोनों मिला के क्या बना दिए? 2n। तो अब बताइए, ये n था, ये n था। सपोज दैट कि 1 रुपया यहाँ है और 1 रुपया यहाँ है। अब 1 रुपया को मिला दिए तो कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। तो 1 रुपया ये अगुणित है, 1 रुपया ये भी अगुणित है, लेकिन दोनों मिलकर जब 2 रुपया बन गए तो क्या हो गया? 2n, अर्थात द्विगुणित हो गया। अब ये जो द्विगुणित है, अब सपोज दैट इस 2 रुपया को मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 2 से हमारा 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, मतलब 2-2 करके इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जितने भी पैसे हमारे पास हुए, लाख, 2 लाख, 10, 20 लाख हो गए, सभी हमारे किस में आ गए? स्पोरोफाइट, अर्थात प्लांट के केस में आइए तो ये जाइगोट बार बार डिवाइड करके भ्रूण बनाता है, भ्रूण के पश्चात एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है, और ये जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है ये आपका क्या है? स्पोरोफाइट। मतलब कि इस जाइगोट से लेकर के जब पूर्ण जीव शरीर, प्लांट शरीर बन जाता है, रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ, तो क्या हो गया? स्पोरोफिटिक स्टेज में आ गया। और गैमेटोफिटिक स्टेज में क्या आ गया? केवल मेल और फीमेल गैमेट आ गया। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है और बड़ी प्रावस्था कौन सी है? तो गैमेट तो यहाँ पर केवल एक का सेल है ना, गैमेट क्या है? मात्र एक सेल है। और जैसे ही दोनों मिले तुरंत आप देख रहे 2n हो गया, और 2n के बाद जितनी भी सेल बन रही है सभी सेल आपकी किस में आ रही है? स्पोरोफिटिक स्टेज में। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट के जीवन में, पुष्पी पादपों के जीवन में एक हैप्लॉइड अवस्था आती है जो छोटी होती है, और उसके बाद एक डिप्लॉइड कोशिकाओं की अवस्था आती है जो लंबी और बड़ी होती है। तो एक के बाद एक, पहले गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटो, स्पोरो, गैमेटोस्पोर, इस तरीके जो एक एकांतरण चलता है ना, उसी को हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमेटोफिटिक स्टेज काफी छोटी होगी और स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होगी? काफी लंबी होगी। ठीक है, डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलते हैं
अब इसके बाद अगर हम आपको पढ़ाने ये चल रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो अगर ये आपका टॉपिक है तो आप ये बताइए कि रिप्रोडक्शन हो कहाँ रहा है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ हो रहा है? पुष्प में हो रहा है ना। तो अगर पुष्प में हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें पुष्प की संरचना जाननी है कि पुष्प में वो कौन कौन से ऐसे उसके पार्ट हैं जो लैंगिक जनन में सहायक है या लैंगिक जनन में सहायक नहीं है, या सहायक है तो कम है ज़्यादा है लेकिन कैसे है। तो अब हमें यह जानना है यहाँ पर, ठीक है। तो पुष्प की संरचना तो आप हेडिंग बना सकते हो यहाँ पर। क्यों हेडिंग बनाओगे? इधर सुन लीजिए कि आप लिखोगे नोट्स में, आप लिखोगे वहाँ पर क्या लिखोगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प में होता है, इसलिए हमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया को मैं आगे पढ़ूं उससे पहले यह हमारे लिए अनिवार्य है कि मैं पुष्प की संरचना का अध्ययन कर लूं, ठीक। तो यहाँ पर जो मैं पुष्प की संरचना आपको बताने जाऊंगा वो यूनिसेक्सुअल नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाइसेक्सुअल बताऊंगा। और बाइसेक्सुअल क्यों बताऊंगा? क्योंकि अगर मैं यूनिसेक्सुअल बताऊंगा तो एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर, फिर दूसरा फीमेल फ्लावर, इस तरीके से हमारा समय भी इन्वेस्ट होगा और हो सकता है आपको समझ में भी कम आए। तो इसलिए मैं जो फ्लावर यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। अच्छा, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है इसको आप क्लियर कर लो कि ऐसा फ्लावर जिस पर केवल एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, अब वो चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, लेकिन होगा एक। तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे पपीता जानते हैं आप, कैरिका पपाया साइंटिफिक नेम पपीता। पपीते के जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब मैं बाइसेक्सुअल की बात करूं कि ऐसा पुष्प जिस पर दोनों टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे गुड़हल आप जानते हैं, गुड़हल आपके घर के आसपास बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध मिल जाएगा, बड़े आराम से आप पा जाएंगे। और जैसा कि जब स्कूल की क्लासेस आपकी चल रही थी तो वहाँ पर मैं लगभग सभी बच्चों को मैं इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव किया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर गुड़हल में कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ द्विलिंगी पुष्प का, और उस द्विलिंगी पुष्प के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, और मेल पार्ट फीमेल पार्ट के अतिरिक्त उन मेल और फीमेल पार्ट में किस पार्ट का क्या काम है। चलिए टॉपिक पर चलते हैं हम। सपोज दैट देखिए एक फिगर मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए। अब इस फिगर को मैं बहुत रैपिडली मैं ड्रा कर रहा हूँ। देखिए ये हो गया। अब इसमें से मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है आप खुद समझ गए होंगे यहाँ पर, क्योंकि एक बार मैं इसको स्कूल में पढ़ाया भी हूँ आपको। देखिए बहुत तेज फिगर में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा एक फ्लावर, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये ठीक। अब यहाँ पर लेबलिंग आप देखिए जरा सा, ये हो जाता है आपका कैलिक्स, ये पोर्शन हो जाता है कोरोला, और यहाँ से हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है स्टिग्मा। क्या हो गया? स्टिग्मा। ये 20 का हो गया स्टाइल, और ये नीचे का हो गया ओवरी। फिलहाल अगर हम इसके अंदर का और पार्ट बना दें तो भी लेबलिंग आपकी बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि आगे पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए इसके अंदर का मैं बहुत ज़्यादा आपको डीप यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये ओवरी हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये हो गया एंथर, और ये पार्ट हो गया फिलामेंट। अब इन दोनों को अगर मिला दिया हम तो क्या हो गया? स्टामिन। और स्टामिन की जो ग्रुपिंग कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है एंड्रूसियम। क्या हो जाता है? एंड्रूसियम, ठीक। और इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? कार्पेल, ठीक है। अब देखिए आप, अभी तो मैं फिगर बना के केवल लेबलिंग किया हूँ, अभी तो फिगर बना के मैं लेबलिंग किया हूँ। अब मैं एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। देखिए किसी द्विलिंगी पुष्प के 4 पार्ट। सबसे पहला पार्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाह्यदल, और वाह्यदल की अंग्रेजी होती है कैलिक्स। वाह्यदल किसी पुष्प का सबसे बाह्य आवरण होता है जो हरे रंग का होता है, और यह पार्ट जब पुष्प कलिकावस्था में होता है, बड स्टेज में होता है, तो पुष्प को अपने अंदर क्लोज रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक। और ध्यान रखिए कि लैंगिक जनन में इस कैलिक्स का कोई विशेष योगदान नहीं है। हाँ, इसकी यूनिट क्या कहलाती है? इसकी यूनिट हम बोलते हैं क्या? यूनिट होती है सेपल। क्या होता है?
सेपल, समझ रहे ना। यूनिट क्या होती है? सेपल। किसकी यूनिट? कैलिक्स की। कैलिक्स सबसे वायदल पुष्प की बड स्टेज में सुरक्षित करता है। यूनिट क्या है? सेपल। दूसरा स्टेज चलिए आप, दूसरा दल कौन सा है? ये जो रंग बिरंगा, इतने ब्लैक बोर्ड पे आपको रंग बिरंगा नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि है, कुछ चीजें माननी पड़ती ना, होते हुए मानना पड़ता है। हम मान लिए कि जो रंग बिरंगा पार्ट है आपके सामने, कलरफुल, रंगीन, ये क्या है? कोरोला। क्या है? कोरोला, जिसको हम बोलते हैं दलपुंज। पुष्प का वह चमकीला आकर्षक भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, जो काफी लुभावना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। और कोरोला की जो इकाई होती है उसको हम पेटल बोलते हैं। ठीक है, यह भी लैंगिक जनन में कोई विशेष रोल तो नहीं प्ले करता, लेकिन परागण की क्रिया के लिए जो जंतु होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का एक साधन जरूर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम चलते हैं, जिसका नाम है एंड्रूसियम, अर्थात पुमंग। और पुमंग की जो इकाई है वह है स्टामिन, जिसको हम कहते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर के माने कोई एक पुंकेसर है तो उसके दो पार्ट, एक एंथर परागकोश जिसमें छोटे छोटे परागकण बनेंगे, वो परागकण जो नर युग्मक होंगे, और उसका जो तंतुवत भाग होता है उसको फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है, तो फिलामेंट और ये जो पुंकेसर है, सॉरी परागकोश, ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया? स्टामिन हो गया। और बहुत सारे स्टामिन को मिला दिए तो क्या हो गया? एंड्रूसियम हो गया। ठीक है, हो सकता कुछ कंफ्यूजन हो, फिर से दूर करते हैं। एंड्रूसियम पुमंग अर्थात किसी पुष्प का नरजनन अंग। और इस पुमंग की एक इकाई, मतलब एक जो यूनिट है, उसको क्या बोल रहे हैं? स्टामिन। किसी स्टामिन के कौन से पार्ट? दो पार्ट, एक आपका हो गया एंथर परागकोश, और दूसरा कौन सा? फिलामेंट। ठीक है, अब उसी एंथर अर्थात परागकोश में क्या बन रहे हैं? पराग कण बन रहे हैं। विस्तार से अध्ययन करेंगे आप, पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन करके पूरी मैं इसकी बोल सकता है पूरे अंदर डीप तक मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको। अभी तो मैं केवल आउटलाइन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब चौथा और अंतिम पार्ट कौन सा है फ्लावर का? चौथा और अंतिम पार्ट है आपका क्या? गाइनोसियम, जिसको हम बोलेंगे स्त्री केसर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें कि गाइनोसियम, पिस्टिल और कार्पेल, ये तीनों क्या चीजें हैं। बहुत दिन तक ये कंफ्यूजन बना रहता है। अगर आप यहां नहीं दूर कर पाएंगे तो हो सकता है कि अब आगे कंफ्यूजन आपका बना रहे। समझिए, गाइनोसियम को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। मतलब गाइनोसियम और पिस्टिल ये दोनों समान है, चाहे आप गाइनोसियम बोलो चाहे आप पिस्टिल बोलो। ये क्लियर हो गया? अब उस गाइनोसियम अथवा पिस्टिल की जो इकाई है वो कार्पेल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि कार्पेल इकाई है किसकी? गाइनोसियम की। और गाइनोसियम बराबर क्या है? पिस्टिल है। तो गाइनोसियम बराबर पिस्टिल और पिस्टिल बराबर गाइनोसियम, तो इकाई क्या हो गई? कार्पेल। तो कार्पेल ये अकेले है, गाइनोसियम और पिस्टिल ये एक साथ है। तो पिस्टिल की भी इकाई कार्पेल है और गाइनोसियम की भी इकाई कार्पेल है। अब जब कार्पेल को हम देखते हैं तो कार्पेल में तीन पार्ट मिलते हैं। एक ऊपर का ये पार्ट जिसको बोल सकते हैं स्टिग्मा, मध्य का ये लंबा वाला पार्ट जिसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे का ये जो घड़े के आकार का आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है? ये है ओवरी। ठीक है, और इसी ओवरी में होता है ओव्यूल, और उसी ओव्यूल में होता है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में होता है केंद्रक। बाकी प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि इस YouTube क्लास के माध्यम से आप अपने आप को अपडेट करिए, पढ़ाई करिए, मनन के साथ करिए, लक्ष्य बनाकर करिए कि भले ही स्कूल में क्लासेस ना चले लेकिन उससे भी बेहतर आप करने का प्रयास करिए, जिससे कि स्कूल से भी ज़्यादा आप घर बैठे ही पा सकें। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि किसी मामले में लॉकडाउन बेहतर है, क्योंकि जो बच्चा अपने आप को लॉकडाउन कर लिया वो सफल हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब एकांत, और आप एकांत में है। गोल्डन चांस है आपके लिए। आपके पास वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो पहुंच रहा है, आप बेहतर तैयारी करने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज का लेक्चर यहीं पर स्थगित करता हूं। बाकी कल इसके बाद का जो टॉपिक है मैं आपको अगले वीडियो में सेंड करूंगा। थैंक यू।